हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से रेशियो को, जो हम लोग पढ़ रहे थे, रेशियो चैप्टर जो पढ़ रहे थे। आज हमारी इसकी क्लास नंबर 11 होगी और ये बैच की भी क्लास नंबर 11 होगी। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्लास नंबर 11 डिस्कशन करेंगे। आगे हम लोग क्लास नंबर 10 तक कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी, वो चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहां से जाके वो सारी क्लास देख लेना। ठीक है भाई, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा क्लास का, है ना। आप अपने नोट्स बना पाओगे। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे आज के अपने क्वेश्चन पे। ये कल हमने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको छोड़ा हुआ था। क्योंकि ये थोड़ा सा एक एलिगेशन जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर अभी मिश्रण वाला, तो वहां से कुछ रिलेट करता है, कुछ उसका जो है कॉन्सेप्ट हमारा रिलेट करता है, इसलिए हमने इसको छोड़ के रखा था। ठीक है भाई, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो हम लोग मिश्रण का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसे तो हम सीख लेंगे, लेकिन आप परेशान मत होना। मिश्रण का हमारा एक एलिगेशन का अलग से एक चैप्टर है, उस वहां पे हम अच्छे से समझेंगे, है ना। लेकिन रेशियो और परसेंटेज पहले हम पढ़ेंगे, इनका कुछ ज्यादा ही वेटेज रहता है, हर एक चैप्टर में रिलेट करते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण का यूज है, हम लोग उसको भी सीख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, है ना। अगर थोड़ा भी समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मिश्रण में तो पढ़ेंगे ही सही से। चलिए, जब एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है ना, चढ़ने वाली यात्रियों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है, यानी कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 3:1। कितना है भाई मेरे? 3:1 है ना। एक था, अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं। कितने उतरते हैं? 16 यात्री उतरते हैं भाई। कितने यात्री उतरते हैं? 16 यात्री उतर जाते हैं। ठीक है, और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। महिलाएं कितनी चढ़ती हैं भाई? महिलाएं जो है वो प्लस का 6, है ना, यानी कि 6 चढ़ जाती हैं। आप ऐसे ही लिख लो कि 6 महिलाएं क्या है, बस में चढ़ती हैं। ठीक है, 6 महिलाएं चढ़ती हैं। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात देखो, नया अनुपात कितना है? 2:1 है। ठीक है, अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 2:1 हो जाता है। पहले स्टॉप पर बस में कुल कितने यात्रियों की संख्या कितनी थी, है ना। पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा है। तो अब हमें यहाँ पे परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि -16, यानी कि 16 यात्री उतर गए। अब हम यात्रियों में ये नहीं कह सकते कि भाई पुरुष उतरे कि महिलाएं उतरी, भाई दोनों में से कुछ लोग उतरे होंगे, पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी। तो इसको हम कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, इन्हें जरा देख लेना, है ना। देखो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसका? मिश्रण का। जैसे कि मान लो आपसे बोल लेता है कि भाई एक कोई कैन है जिसमें क्या है कि डीजल और पेट्रोल भरे हुए, मान लेते हैं कि हमारी इस कैन में डीजल और पेट्रोल भरा हुआ है, जो कि 2:1 के अनुपात में भरा हुआ है। बात को समझना, ध्यान से समझना। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन मिश्रण के चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे है क्या कि इसमें डीजल और पेट्रोल भरा हुआ है, इस कैन में, है कि नहीं। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है डीजल। ठीक है भाई, बोलो, तो डीजल पेट्रोल अब क्या भरा है? 2:1 के अनुपात में ये भरा हुआ है। बात समझ गए आप? अब अगर आपसे कहता है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लो, यानी कि आप क्या करो, 9 लीटर इससे निकाल लो। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि ये है कितना। ठीक है, बताओ भाई, है ना। ठीक है भाई, बोलो आगे। चलो, है ना, एक फोन आ गया था। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग कि डीजल पेट्रोल। अगर आपसे बोला गया कि भाई आपको 9 लीटर निकालना है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, इस जो 9 लीटर निकलेगा ये, तो इसको हम क्या मानते हैं कि भाई जो हमने 9 लीटर यहां से, है ना, मान लो कि हमने मिश्रण निकाला, डीजल पेट्रोल उसमें दोनों रहेंगे, है ना। तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं कि भाई ये जो हमारा रेशियो दिया है, इसी रेशियो पे निकलेंगे भी, है ना। हम क्या करते हैं, इसी से मान लो कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 2:1 के अनुपात में है, इसी अनुपात में ही तो ये क्या होगा, मान लो कि निकलता है ना। बात समझ गए? तो अब हमने क्या किया कि मानो हमने जो 9 लीटर निकाला, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी से डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि टोटल यही है ना। तो क्या हुआ कि इससे हम डिवाइड किए जब, तो हमारे पास क्या आया भाई, 1 बराबर आ गया 3। 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझना।
अब इस 3 का यहाँ पे गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इस 3 का यहाँ पे गुणा कराओगे 3 आएगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमने जो मिश्रण निकाला है ना, जो हमने मिश्रण निकाला उसमें 6 लीटर डीजल था और 3 लीटर पेट्रोल था, ऐसा हम मान लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। मिश्रण में देखो है क्या कि हमने जो 9 लीटर ये निकाले है ना, हमने क्या किया भाई, हमने जो यहाँ पे ये 9 लीटर निकाले हुए हैं, जो मिश्रण हमने 9 लीटर निकाला है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यही जो रेशियो होता है इसी से हम डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू मिल जाती है, उसी का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि हमारे पास कितना, 6 लीटर हमारे पास डीजल आया और 3 लीटर हमारे पास पेट्रोल आया, हम ऐसा मानते हैं। बात आप समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखो क्या यूज करेंगे, इसको समझाने का मतलब क्या था कि यहाँ से 16 लोग उतरे हुए हैं, कितने, 16 यात्री जो हैं वो 16 यात्री यहाँ से उतरे हुए हैं। बात को समझना। तो यही हम मान लेंगे कि इसी से यही रेशियो का हम क्या करेंगे, इस पे भाग देंगे 4 का। तो आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 4, 1 की वैल्यू 4 आएगी। अब इस 4 का हम यहाँ पे गुणा कराएंगे, 4 तिया हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया भाई हमारे पास कितने, 4 एकम 4। बात समझ गए क्या, ऐसा आया। तो यानी अब हम क्या मानेंगे कि जो 16 लोग उतरे थे ना, उसमें से ये जो 12 हैं ये थे पुरुष, उसमें से 12 पुरुष उतरे हैं और बाकी ये महिलाएं हैं। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि पुरुष पुरुष और महिलाएं, पुरुष उसमें कितने थे, 12 थे, है ना। जैसे कि हमने सेम अभी मिश्रण में सीखा कि अगर हम किसी भी कैन से मिश्रण निकाल लें तो जिस रेशियो में वहां पे दिया उसी रेशियो से हम भाग देंगे तो जो भी निकाला हमने वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, 16 लोग उतरे थे, ये किस रेशियो में थे, 3 और 4 में। तो हमने 16 को 4 से डिवाइड किया तो 1 बराबर 4 मिला। इस 4 का यहाँ गुणा कराया तो 12, इस 4 का यहाँ गुणा कराया 1। यानी कि जो 16 थे ये, है ना, इसमें से 12 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। बात समझ में, ये इतने उतर गए। तो अब देखो हमारे पास होगा क्या कि नया रेशियो हमारे पास देखो क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या था कि पहले हमारे पास 3:1 में पुरुष और महिलाएं थी। अब हमारे पास किस अनुपात में है, अब हमारे पास 2:1 में है। अब बात को ध्यान से समझना, पुरुष इधर कौन है, ये इधर मेल है, इधर ये फीमेल है। पुरुष कितने उतर गए हैं बताओ, ये जो 2:1 हुआ ये किस कारण हुआ है, देखो यहाँ पे 12 पुरुष उतरे हैं, कितने, -12। और महिलाएं कितनी, महिलाएं कितनी कम हुई, देखो 4 महिलाएं तो उतर गई हैं लेकिन 6 महिलाएं चढ़ी भी हैं। 4 महिलाएं उतरी हैं, 6 महिलाएं चढ़ी हैं, यानी कि 2 महिलाएं बढ़ गई, कितनी, 2, तो +2। अब बात आपको समझ में आई होगी ये कुछ बहुत कि क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रॉस मेथड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करोगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों का अंतर लोगे 1 आएगा, है ना। 2 दूना 4 और 12 एकम 12, और जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। 1 बराबर कितना आया, 16। अब आपसे क्या पूछा था कि भाई यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई यात्री कितने, 3 और 1 4। पहले कितने थे, 3 और 1 4 थे, तो 16 में आप 4 का गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा, 64। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो जब भी बस से यात्री उतरेंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं, तो जो हमें पहला रेशियो दिया होता है उसी से हम उसको डिवाइड करते हैं तो 1 की वैल्यू मिलती है, फिर हम उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। 1 बराबर 4 मिला था, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी हम मानेंगे कि 12 पुरुष उतरे और 4 महिलाएं उतरी। यानी कि पहले रेशियो हमारा था 3:1, अब हमारे पास 2:1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 12 पुरुष हमारे उतर गए और +2 महिलाएं हो गई। 2 क्यों हो गई, 4 तो हमारे पास क्या हुआ, उतर गई, पहले स्टॉप पे 4 उतर गई लेकिन दूसरे स्टॉप पे 6 चढ़ भी गई, जहां पे उतरी वहीं पे, है ना। जैसे ही 4 महिलाएं उतरी, 6 महिलाएं बस में फिर से चढ़ गई, यानी 2 महिलाएं तो बढ़ गई पहले से, इसीलिए हमने +2 किया, है ना। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे, हमने इधर क्रॉस कराया, हमने इधर क्रॉस कराया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका क्रॉस करा के हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं, इनका हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं, बात समझ गए। और इनका हमने क्या किया, जैसे साइन देखते हैं उस हिसाब से हम कर लेते हैं, सेम साइन होने पर अंतर, अपोजिट होने पर सम, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 12 एकम 12, 12 4 16 हुआ, यानी 1 की वैल्यू 16 थी और हमारे पास पहले यात्री कितने थे, रेशियो के हिसाब से 4, तो 16 गुणे 4 यानी 64 यात्री थे। बात आप समझ गए होंगे। चलिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 15, यानी कि टाइप नंबर जो हमारे पास है
वो है 15, है ना। ये जो अभी हमने पीछे सीखा है टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन था। अब हम टाइप नंबर 15 पे चलते हैं। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उसका अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों की सामग्री जब एक कप में पूर्णतया भरी हो, यानी कि क्या बोला कि पहले क्या था, ये अलग है ना, एक कप में, ये दूसरे कप में। यदि इन दोनों को एक ही बर्तन में डाल दी जाए, है ना, तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, यानी पानी और रस का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो एक बात यहाँ पे समझना, पहले क्या है कि भाई जो आपके पास रस है और जो पानी है, तो इसका अनुपात यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। ध्यान से देखना इसको हम कैसे करेंगे। अगले वाले पे हमें क्या दिया है भाई, रस और पानी का अनुपात क्या है दूसरी क्लास में, यहाँ पे रस हुआ, यहाँ पे पानी हुआ। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे रस पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब दो, यानी कि किसी दो बर्तन का मिश्रण किसी तीसरे बर्तन में डाला जाए, तो हम वहां पे हमेशा योग बराबर करेंगे। क्या करेंगे, ये हमेशा आप याद रखना कि हम वहां पे हमेशा योग बराबर करेंगे, है ना। और योग बराबर करना आपको पता है, अगर आपने पहले की क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि योग कैसे हम बराबर करते हैं। बात समझ गए, तो आपको योग बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे वही तो हो रहा है, इन दोनों का मिला के तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है मिश्रण, तो हम हमेशा योग बराबर करेंगे। योग बराबर करेंगे तो इधर तो हमारा 7 हो रहा है, इधर हमारे पास 11 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपोजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। इधर हम गुणा कराएंगे 11 का, इधर गुणा कराएंगे 11 का, इधर गुणा कराएंगे 7 का। बात समझ गए। तो जब इधर 11 का गुणा कराओगे तो 11 पचे 55, ठीक है, और 11 दूनी 22। बात समझ गए। यहाँ 7 सते 49 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 28, है ना। देखो अब ध्यान से समझना, देखो कुछ लोग क्या करेंगे ना, कुछ लोग ऐसा मत कर देना कि इस 5 का और इस 7 को जोड़ दो, इस 2 को और 4 को जोड़ दो, कह दो यही तो मिश्रण बनेगा तीसरे में। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले उनका योग बराबर करना है, ठीक है। जब योग बराबर हो जाए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले जब योग बराबर हो जाए उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे, है ना। तो 55 और 49 को जोड़ो जरा, तो कितना होगा, है ना, 5 4 9, 9 5 हो जाएगा 14, यानी कि 104 होगा। क्या 104 अनुपात है। 22 और 28 जोड़ोगे तो 8 2 10 और 2 2 4, ऐसा होगा क्या, बताओ, यही होगा, है ना। 2 2 4 50 होगा यहाँ पे, है ना, कितना होगा 5 50। अब देखो, अब ये रेशियो और भी छोटा हो सकता है, इसको छोटा कर दो, है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो 5 2, और ये कितना हो गया 25, है ना। आंसर आपका क्या हुआ 50:25, और आप आंसर टिक भी कर दोगे 50:25। लेकिन अभी ये गलत है। क्यों गलत है, देखो जरा ध्यान से समझो। आप किस रेशियो में चल रहे हो, रस और पानी, रस और पानी। तो आपके पास क्या निकल के आया है, ये आपके पास निकल के आया है रस और पानी का अनुपात है भाई ये। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में आपसे पूछा है पानी का रस से। क्या पूछा है ये समझना, पानी का रस से अंतिम अनुपात, पानी का रस से, यानी हम पहले क्या लिखेंगे, पानी का अनुपात लिखेंगे, फिर हम रस का अनुपात लिखेंगे। तो पानी का अनुपात है 25 और रस का अनुपात है 52, यानी आंसर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपके पास डी नंबर 25:52। ये आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस अगर दो बर्तनों का मिश्रण तीसरे में डालना है, हमें योग बराबर करना है, उसके बाद इनको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बात समझ गए, आ जाओ आगे। सोना और चांदी की दो मिश्र धातुओं में सोना और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। यानी दो मिश्र धातुएं हैं, पहले वाले में है 7:22 और दूसरे वाले में कितना है 21:37 है। बात समझ रहे हो क्या। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, अब देखो इन दोनों को फिर से मिला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात कितना हो जाए 25:62, इतना हो जाए। बात आप समझ गए, इतना योग हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे भाई मेरे, हम इनका योग बराबर करेंगे। आपको पता है हम क्या करेंगे, योग बराबर करेंगे। तो अब देखो ये कितना हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 7 दोनों, ये हमारे पास हो रहा है 29। बात समझ रहे हो,
इनको अगर जोड़ के देखो तो 7 1 8 3 2 5 ये 58 हुआ। इनको अगर जोड़ के देखो 5 2 7 6 2 8 ये 87 हुआ। बात समझ रहे हो? यानी इनका योग 29 हो रहा है, इनका योग 58, इनका योग 87 हो रहा है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सभी का योग बराबर करना है। तो हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है ना। और देखो ये 29 कम 29, 29 दूना 58, 29 तरीका 87, ये मल्टीपल में भी है। तो हम क्या करेंगे भाई, 29 58 और 87 का हम लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा भाई, इसका एलसीएम क्या है ना, कितना होगा भाई, 117 होगा क्या? बताओ जरा इसका एलसीएम क्या होगा, एक बार देखो। इसका एलसीएम 117 हो गया क्या? जल्दी से बताओ भाई, इसका एलसीएम कितना होगा? 117 होगा क्या? बोलो, है ना, बोलो भाई कितना होगा? 117 नहीं होगा, इसका एलसीएम होगा हमारा 174। ठीक है भाई, इसका एलसीएम कितना होगा? 174 निकाल लेना, कितना आएगा? 174 आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, 29 में कितने का गुणा करें कि 174 मिल रहा है भाई हमको। अब इन सभी का एलसीएम हमने 174 ले लिया, यानी कि अब हम इन सभी को, जैसे आपको पता होगा हमने पहली क्लास में किया था, दो वाले थे, देखो पीछे हमने योग बराबर किया, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हमारे पास दो थे, हमने डायरेक्ट कर लिया। जब हमारे पास 3 नंबर हो जाते हैं, यानी 3 अनुपात हो जाते हैं और फिर हमें उनका योग बराबर करना हो, तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इन सभी से वो नंबर डिवाइड होगा, वो बराबर कर लेते हैं। तो यानी 29 को 174 बनाने के लिए हम इसके साथ 6 का गुणा करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमारे पास यहां पे 3 का गुणा करना पड़ेगा क्या? बताओ, है ना। 150 और 24 174। यहां पे कितने का गुणा करेंगे, यहां पे हम गुणा करेंगे 2 का। बताओ भाई मेरे बात समझ में आई क्या? योग हमारा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 6 का गुणा करा देंगे तो ये भी हमारे पास 174 हो जाएगा। बात तो समझ रहे हो? यहाँ गुणा करा देंगे तो इनका भी योग 174 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे गुणा करा देंगे तो इनका भी योग 174 हो जाएगा। इतनी बातें तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमने इनका योग तो बराबर कर लिया। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन, एक चीज और याद रखना कि जब भी ऐसा दिया हो और आपसे पूछा हो कि भाई ये बता दो नई में सोना और चांदी का अनुपात इतना है ना, किस अनुपात, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, सोना और चांदी दिया हुआ है ना, यानी कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, आपके पास दो धातु हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो आप किसी भी एक को पकड़ लो, गोल्ड को पकड़ लो और उसको ऐसे लिख लो, गोल्ड, ये गोल्ड और यहाँ पे भी गोल्ड, इस तरीके से आपको लिखना है। ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, हम आगे मिश्रण में समझेंगे। बस अभी के लिए ये समझो कि आप इसमें से गोल्ड को पकड़ो या सिल्वर को पकड़ो, एक किसी भी एक को पकड़ लेना है। तो अब देखो बात को, आप क्या करोगे, ये जो गोल्ड है ना, यहाँ पे गोल्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 6 का गुणा करा रहे हैं ना, तो 6 का गुणा यहाँ कराओगे तो 7 42 हो जाएगा, इसका गोल्ड 42 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा करा रहे हो तो 3 का गुणा जब कराओगे तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और ये जो बना हुआ है ना, इनका नया अनुपात जो है इसको हम रखेंगे सेंटर पे। तो 2 का गुणा जब कराओगे 25 के साथ 2 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। बात आप समझ गए, इसको हम रखते हैं सेंटर पे, ठीक है। जो नई मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात दिया होगा उसे, बात समझ गए। अब हम करेंगे क्या, अब हमें क्या करना होता है कि हमें इनको ऐसे घटाना होता है, इनका अंतर लेना होता है इस तरीके से क्रॉस में। ये है मिश्रण का कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी, आप परेशान मत हो, आप अभी के लिए बस इतना समझो कि जब भी इन दो चीजों से कोई तीसरी चीज बनाई जाएगी, अब यहाँ पे बना हुआ हमको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया किस अनुपात में मिलाना, हमें ये पता करना है। तो हम इस कंडीशन में हमेशा योग बराबर करेंगे। अब योग बराबर करने के लिए हम इसमें 6 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 3 का, इसमें 2 का, वही हमने किया। और यहाँ पे आप सिल्वर को भी ले सकते हो, हमने गोल्ड को लिया, आप सिल्वर को भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। हमने 6 का गुणा कराया 42, हमने यहाँ पे 3 का गुणा कराया 63, यहाँ पे हमने गुणा कराया 50, ऐसे हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 42 और 50 के बीच में अंतर कितने का है, 8 का है। 63 और 53 के बीच में अंतर कितने का है, 13 का। और यही हो जाएगा आपका आंसर, 13:8 में वो मिलाई गई है। यानी कि क्या बोला था, किस अनुपात में मिलाई जाए, तो वो मिलाई जाएंगी 13:8 में।
आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। समझाने में टाइम लगता है लेकिन कुछ उतना है नहीं इसमें। ठीक है भाई मेरे, बोलो। कुछ नहीं करना था, हमें इनका सम बराबर करना था बस, और हमें कुछ भी नहीं किया, हमने सम बराबर किया और बस हमने इनको इस तरीके से लिख लिया है ना, कि पहले इसको फिर इसको और सेंटर में हमने जो नया अनुपात था उसको हमने रख दिया, और कुछ भी हमने नहीं किया, बस इनका क्रॉस में हमने अंतर ले लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी हीरे का, अब देखो हमारे पास टाइप नंबर आ गया 16, यहां से बोला गया किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी किसी हीरे का मूल्य, किसी हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और ये अनुक्रमानुपाती आपको बताया गया था, व्युत्क्रमानुपाती होता तो हम भार को नीचे लिखते, बात समझ रहे हो, लेकिन हमसे अनुक्रमानुपाती बोला इसलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं। मूल्य क्या होगा, भार के वर्ग के बराबर है, बात समझ रहे हो आप। अब देखो आगे, एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार कितना है, एक, देखो उसके टुकड़ों का भार भाई मेरे कितना है, उसके टुकड़ों का भार है 1:2:3:4। बताओ, ये टूटने के बाद है, लेकिन अब खुद सोचो कि ये जब एक रहा होगा, यानी कि हीरा जो हमारे पास कुछ डायमंड इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ये पहले तो एक रहा होगा, इसके बाद ही तो ये टूटा है ना। क्या हुआ, टूट गया अनुपात में, इतने में क्या है कि 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में इतने की गिरावट होती, हानि होती है, तो मूल हीरे का मूल्य क्या था, यानी जो एक हीरा इसका मूल्य क्या था। अब देखो आपको क्या बोला है, मूल्य किसके बराबर है, भार के वर्ग के बराबर है, बात को समझना है ना, ये बराबर ही हम इसको कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो इसका भार है ना। बताओ, हम अगर मान लें कि भाई ये इसका भार है, क्योंकि क्या बोला, हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट गया कि उसके टुकड़ों का भार इस अनुपात में बट गया है, यानी कि इनमें बट गया है, तो भार मान लेते हैं कि भाई इनका योग कितना होगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी जब एक साथ में रहा होगा तो ये 10 भार रहा होगा, यानी कि 10 ग्राम मान लेते हैं इसको, 10 ग्राम रहा होगा। ठीक है, अब ये टूट के इस अनुपात में हो गया 1:2 में, तो हमसे क्या बोला है कि भार का वर्ग है ना, वो किसके बराबर है, मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम इसका वर्ग कर दें इन सभी का तो हमें मूल्य मिल जाएगा, इन सभी का वर्ग अगर हम कर देते हैं तो हमें मूल्य मिल जाएगा। 10 का वर्ग 100, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16 है। बात आप समझ गए क्या। ठीक है, 16, 4, 20 और ये 10, 30, यानी कि अब देखो पहले ये कितना था, 100 था, और अब ये कितने में टूट गया है, अब ये टूट गया है 30 में, यानी अब इसका रेशियो में अगर हम बात करें तो 100:30। बात आप समझ गए क्या, इतनी बात बताओ आप, इतनी बात आप समझ गए। ये था इसका भार है और ये हमने मूल्य निकाल लिया, है ना, यानी अगर इसका एक साथ में मूल्य इतना था तो अब इतना है, बात को समझना, क्योंकि मूल्य बराबर भार का स्क्वायर है, तो हमने भार यहाँ पे 100 था भाई, जब पूरा एक साथ रहा होगा तो 100 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, और जब ये अलग अलग है, टुकड़ों में हो गया 1, 2, 3, 4 में, बात समझ गए, हमने इसको मान लिया। अब हमने क्या किया कि अब देखो जरा, हमसे क्या बोला है कि जो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या है, टोटल ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस देखो, हानि दी हुई है ना, कितनी हानि दी हुई है हमारे, कितना 70,000, हानि हमें कितना दिया हुआ है, हानि दिया हुआ हमें 70,000 रुपए की हानि। और यहाँ पे अगर हानि देखें तो कितने की हुई है, 100 से 300 हो गया, यानी 70 से अगर डिवाइड करें तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा भाई, 70 से डिवाइड करोगे तो आप, ठीक है, 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा एक की वैल्यू। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 1000। बताओ जरा, तो आपसे पूछा है तो मूल हीरे का मूल्य क्या था। अब देखो ये तो टूटने के हमें जो हानि हुई वो हुआ, लेकिन मूल हीरा तो ये था ना, पहले टूटने से पहले ये था, तो एक की वैल्यू 1000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप करोगे 100 गुणे 1000। ठीक है, तो यानी कितने हो जाएंगे आपके पास, 1,00,000 हो जाएगा क्या ये, बताओ जरा कितना हो जाएगा, 1,00,000। आंसर में आपके पास क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, बात कुछ नहीं थी, बस इतना था, मूल्य बराबर भार स्क्वायर।
पहले ये हमें दे दिया कि टूटकर इस भार में हो जाता है, यानी पहले अगर हम इन सबको जोड़े तो इतना रहा होगा। अब अगर हम भार का वर्ग कर दें तो हमें मूल्य मिल जाएगा। भार का वर्ग हमने किया 100, इनका वर्ग किया 30, यानी पहले उसका मूल्य यहाँ पे जब 1 था तो 100 था, अलग अलग हो जाने पे 30 है। तो कितने की हानि हुई? हमें 70 की हानि हुई रेशियो पे। एक्चुअली में वो 70,000 के बराबर है, तो 1 बराबर 7,000। तो हमें पता क्या करना था कि भाई एक्चुअल में वो कितने का था। जब वो क्या था, मूल हीरा कितने का था, तो हमने क्या किया, 1000 गुणे 100 कर दिया। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये जो हमारे पास क्या था, 70,000 था, इसको हम 70 से डिवाइड करते तो 1 की वैल्यू मिलती, फिर हमें 100 से गुणा कराना था, तो आप यहीं पे ही 100 से गुणा करा सकते हो, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। एक स्टेप से आप और बच जाओगे। ऐसा आप कर लेना हमेशा, ठीक है। चलिए 90 हुआ, आगे चलते हैं 91 नंबर पे। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। अब देखो बात तो फिर यहीं से वही है कि मूल्य बराबर क्या है, फिर यहाँ पे है कि मूल्य बराबर भार का स्क्वायर है। बात को समझना, मूल्य बराबर क्या है, भार का स्क्वायर। इतनी बात समझ गए कि मूल्य बराबर भार का स्क्वायर है, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे कि 6,084 रुपए मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। अब हीरे का मूल्य हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टुकड़ों में काटा जाता है, 3:2:1 के अनुपात में काटा जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या होगा कि काटने में होने वाली हानि ज्ञात करना है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें हानि दिया हुआ था, हमें हीरे का मूल्य ज्ञात करना था। अब यहाँ पे मूल्य दे दिया, हमें हानि ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ये टूट गया तो इतना हो गया, टूटने से पहले 3, 2, 5 और 1, 6 इतना रहा होगा। ये हीरा पूरा इतना रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 6। भाई ये अलग अलग है, एक साथ करें तो 6 रहा होगा। अब बोला है कि मूल्य बराबर भार स्क्वायर, तो अभी एक तरीके से माने तो ये क्या है, जिसका वजन इस तरीके से, यानी कि ये वजन है ना। तो अगर हम क्या करें, भार का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, ये तो हमारे पास भार है ना, भार दिया हुआ है, अगर हम भार का स्क्वायर करेंगे तो ये मूल्य के बराबर आएगा, यानी कि मूल्य निकल के आएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 36। इधर देखें अगर इनका स्क्वायर करें तो, है ना, इनका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 3 3 9, 2 2 4 और ये 1, है ना, यानी कि 9 1 10 4 14, यानी कि कितना हो गया, 36:14। बात समझ गए क्या? अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो अभी, और है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो 18:7 आ जाएगा। 18:7 आया ना। अब क्या बोला है कि ये मूल्य दिया है, मूल्य क्या दिया है, 6,084, यानी कि ये मूल्य किसका है, मूल्य किसका है, एक हीरे का था, है ना, यानी क्या बोला था, 6,084 रुपए मूल्य के एक हीरा 3 टुकड़ों में बट गया, यानी यही तो बटा था, यही 36 वाला तो बटा था 3 टुकड़ों में, यानी कि इसका मूल्य, यानी जो मूल्य दिया है ना आपको 6,084, तो एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसका मूल्य, इस वाले हीरे का है, ये जो एक था, इससे आप इसको डिवाइड करोगे, फिर क्या करना है, आपको होने वाली हानि ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, ये एक ऐसा फॉर्मेट दिया होता है कि जिसकी टोटल वैल्यू हो, है ना, टोटल वैल्यू ऊपर रखो और जिसकी वैल्यू है उसको नीचे रखो, और जो आपको ज्ञात करना हो उससे आप गुणा करा दो। अब जैसे हमें ज्ञात करना है होने वाली हानि, तो आप एक बात बताओ, 18 से आपके पास 7 हो गया वजन उसका, यानी कितना, 18 में से 7 गए 11, यानी 11 की हानि हुई है उस हिसाब से। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। भाई 18 से आप इसको डिवाइड करोगे, 18 3 54 बचा 6, फिर 18 3 54, आपके पास कितना बचा, 18 3 54, है ना, यहाँ पे बचा 8 6 14 144, है ना, तो कितना, 18 8 114 होगा क्या, है ना, 18 8 हो जाएगा आपके पास 114, यानी 18 से इतनी बार डिवाइड होगा। अब आप इसमें 11 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब भी हम 11 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा, 8 3 होता है 11, 11 का 1 आएगा, 3 3 6 और 1 आएगा हमारे पास 7, आगे 3, 3,718, 3,718 आपका आंसर आएगा, सी नंबर, कितना, 3,718। बात आप समझ गए ना, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्या दिया था, हीरे का मूल्य दिया था, एक हीरा था, हमने माना कि ये हीरा था, ये टूटकर 3 2 और 1 में क्या हुआ, बट गया, यानी 3 2 5 1 6, यानी अगर इनको मिलाएं तो ये 6 था, अगर इनको मिला दें, अगर इनका हिस्सा मिला दे तो कितना था, ये 6 था। बात आप समझ गए क्या?
है ना। अब बोला क्या है कि मूल्य किसके बराबर है, इनके भार के वर्ग के बराबर है, तो हमने इनका भार का वर्ग कर दिया तो मूल्य के बराबर होना चाहिए। हमने भार का वर्ग किया इधर 36, इनका किया, इधर का योग हमने यहाँ किया 14, इधर 36। अब ये रेशियो डिवाइड हो सकता तो हमने डिवाइड कर दिया 18:7। अब यही वो एक हीरा तो है, यही हीरा तो है ये 18, और इसे हीरे की मूल्य दिया हुआ है 6084। हमने इसको माना 18 की वैल्यू 6084, तो 18 का भाग देते आप, 1 की वैल्यू आपको मिलती इतनी, फिर आप इसमें 11 का गुणा कराते हैं। उससे बढ़िया जिसकी वैल्यू दिया है उसको ऊपर रखो, है ना, वैल्यू को ऊपर रखो, जिसकी वैल्यू इसे नीचे रखो, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा करा दो, आपको मिल जाएगा। बात आप समझ गए, है ना। इस फॉर्मेट का कई बार हम परसेंटेज में यूज करेंगे, है ना। चलो आ जाओ आगे। 7वां नंबर, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो जरा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, हमें दिया क्या है। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, यानी कि यहां पे दिया है आपको भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 दिया है क्या, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना है, तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात बताओ। आप एक चीज बताओ, आपके पास पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी आपकी ऐसी गोल होती है, बताओ जरा। पृथ्वी गोल होती है ना, ठीक है, बताओ पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है। ये आपके पास मानो कि एक पृथ्वी है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, यहां से हमारे पास बटी होती है ये 2 भागों में। ऊपर बोले तो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध होता है, क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। नीचे अगर बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास दक्षिणी गोलार्ध। बात आप समझ गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इन्होंने क्या बोला है कि भूमि, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी कि इसमें इसमें भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। बताओ, तो आपको क्या बताना है, आपको दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा ये बताना है। बताओ कैसे बताओगे, है ना। कोई वैल्यू तो आपको टोटल दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो इनसे डिवाइड हो, है ना। या हमारे पास ऐसा करेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं मानते, ये तो हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है 2 और 3, है ना। लेकिन आपको ये टोटल वैल्यू दी है क्या, कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, ये टोटल वैल्यू है 1:2, यानी पूरी पृथ्वी में 1:2 के अनुपात में भूमि और पानी है, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इस टोटल वाले से डिवाइड हो, यानी टोटल में हम ऐसा मान लेंगे कितना भूमि और पानी है, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, इससे आपका 30 भी डिवाइड हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। आप इनमें से कुछ भी मान लो, बस वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम छोटी वैल्यू ही मानेंगे, 30 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 को आप इसके योग यानी 3 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी 10, 1 की वैल्यू मिल गई 10। बात आप समझ गए। अब 1 की वैल्यू 10 है, अगर हम यहाँ गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। भूमि कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 का गुणा यहाँ कराओगे 20, यानी कि इस टोटल एरिया में अगर बात करें तो 10 और 20, यानी कि भूमि 10 है, पानी 20 है। बात आप इतना समझ गए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2:3, 2:3 में है। बात आप समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो 2:3, यानी कि इसका सम है 5, ठीक है। तो इससे डिवाइड होने वाला हम क्या ले लेते हैं, मान लो कि हमने माना, देखो एक बात ये समझो, हमने टोटल वैल्यू क्या मानी है, टोटल हमने मानी 30, यानी पूरे में। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास ठीक ऐसे बीच से बटा हुआ है, तो 15 हिस्से ऊपर जाएंगे, 15 नीचे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। अगर कोई चीज हमारे पास 30 है तो 15 ऊपर 15 नीचे, बस हमें ये बताना है कि भूमि और पानी कितना जाएगा। तो हमने माना कि भाई ये जो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे हमने 30 में से 15 दे दिया, तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। देखो जिसकी वैल्यू हम उसी के अनुपात से डिवाइड करेंगे। उत्तरी गोलार्ध की वैल्यू इस 30 में से आधी 15, तो हमने इससे डिवाइड किया 5 से, तो 1 बराबर 3 आया। अब देखो 3 का यहाँ गुणा कराओगे 6, 3 दुनाई कितना 6, 3 का यहाँ गुणा कराओगे 9, यानी इसके पास भूमि और पानी का अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है 6:9। और आपके पास टोटल पृथ्वी में कितना अनुपात है पानी का, 10:20। टोटल बात करें तो टोटल में से उत्तरी गोलार्ध आपका ले गया 6 और 9, तो आपके पास बचा कितना, इसके लिए भूमि कितनी बची, भूमि और पानी
भाई 10 में से 6 ये ले गया तो बचा यहाँ पे 4, 20 में से 9 ये ले गया तो आपके पास कितना बचा, 11 बचा। बताओ, तो 4:11 में जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी होगी। बात आप समझ गए, ठीक है। देखो भूमि और पानी हमें दिया था पूरी पृथ्वी में 1:2, तो हमें एक टोटल वैल्यू नहीं दिया कि भाई कितना है, हमने मान लिया इससे डिवाइड होने वाली। भाई रेशियो में हम मानेंगे क्या, जो इससे डिवाइड हो। हम 30 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मानो, आंसर आपका यही आएगा। हमने 30 माना, 30 माना तो हमने यहाँ पे जब हमने इनके योग से भाग दिया तो एक की वैल्यू हमको पता चली, तो हमने जब यहाँ गुणा कराया 1 बराबर 10, यानी कि भूमि हमें 10 मिली, पानी हमें 20 मिला। बात समझ गए। अब क्या है कि पृथ्वी हमारे ठीक आधे भागों में हमने बांटा, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। टोटल हमारे पास 30 है, तो यहाँ कितना जाएगा, 15 जाएगा। 15 गया, तो अब जब यहाँ की हमें टोटल वैल्यू पता चल गई कि 15 है, तो अब हम इसके रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियो से हम इसको क्या करेंगे भाई मेरे, डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसके रेशियो से इसको डिवाइड करेंगे। बात आप समझ गए। तो हमने जब इसका रेशियो देखा तो क्या था, 2:3, तो हमने इसको 5 से डिवाइड करा, 1 बराबर हमें 3 मिला। तो जब हम इस 3 का यहाँ गुणा कराए तो 6, यहाँ गुणा कराया 9, यानी कि जो हमारे पास ये रेशियो था 10:20, तो इसमें से 6 इसके पास चला गया, बचा हमारे पास 4, 20 में से हमारे पास 9 यहाँ चला गया, तो बचा हमारे पास 11, यानी कि 4:11। ये हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात आ गया। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम कि अब देखो यहाँ से हमारे पास टाइप नंबर 17 है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वेतन वाले हैं, है ना, आय व्यय वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे एक चीज ये देखो आप कि भाई जो आपकी आय होती है ये किसके बराबर होती है, आपके पास आपके जो व्यय है, यानी कि जो आपके खर्चे हैं, यानी कि व्यय प्लस बचत के बराबर होगी आपकी आय। यानी कि मानो अगर आपने कितना खर्चा कर दिया, मान लो कि आपने 100 रुपए खर्चा कर दिए। कितने खर्चा कर दिए, आपने 100 रुपए खर्च किए और बचत की आपने 10, तो आपकी आय कितनी हुई, आपकी आय तो 110 रुपए ही हुई ना। यानी कि जो आय होती है आपकी वो किसके बराबर होती है, वो आपके खर्चे और बचत के बराबर होती है ना। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग यहां से। अब बोला क्या है कि सी के वेतन पर कर वेतन की, यानी कि क्या बोला है, सी के वेतन पर कर वेतन की, यानी जो टैक्स है उसका, है ना। वेतन की 1/4 है और बचत वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात बताओ। आपको क्या बताना है, व्यय और बचत का अनुपात बताना है। बात समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे जो एक तीसरी चीज आपको कभी कभी मिलेगी, जो आपको मिला यहाँ पे कर। तो अगर जो हम कर यानी टैक्स की भी बात करें तो वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। भाई आप अपनी आय से ही तो दोगे जो आपने खर्च किया, प्लस यहाँ पे आपका कुछ कर हो जाएगा जिसे आप टैक्स कहोगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बचत। बात आपको समझ में आई। तो ये आपके आय के बराबर ही तो हुआ, आप अपने आय से ही तो दे रहे हैं। अगर आप उतना कमाते नहीं तो देते कहां से, है ना। तो ये आपके आय के बराबर ही है। अब बोला क्या है कि वेतन की 1/4 और बचत वेतन की 1/3 है। बात आप समझ गए। तो अब यहाँ पे हमें रेशियो जो दिया है तो हमें कुछ ऐसा एक नंबर मानना पड़ेगा, इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, जो इनसे डिवाइड हो। तो 4 और 3 से क्या डिवाइड होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं 12। बात आप समझ गए। हम एलसीएम क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 12। तो अब देखो क्या हुआ कि कर वेतन की 1/4 है, यानी कि हम मान लेते हैं कि भाई वेतन हमारी 12 है, तो कर कितना है, 1/4 है। कितना है, कर हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आया, टैक्स हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यानी टैक्स हमारे पास कितना है, 3 है। बात आप समझ गए। अब क्या है, बचत जो है वो वेतन की 1/3 है। वेतन कितनी है, वेतन हमने 12 माना है, और बचत कितनी है इसकी, वेतन की बचत है 1/3। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 4। यानी कि बचत आपकी कितनी आई, बचत आई आपके पास 4। तो यानी 4 3 7 हो गए, और आपकी आय कितनी है, आय है आपकी 12। तो बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास 5। तो 5 आपका खर्च हो गया, कर आपका 3 हो गया, बचत आपकी 4 हो गई।
अब आपसे पूछा क्या है, आपका पूछा है कि व्यय और बचत का अनुपात बताओ। तो अब देखो व्यय कितना है, 5 है, व्यय कितना है 5 है, और बचत आपकी कितनी है 4 है, तो 5:4 ये आपका क्या हो गया, व्यय और बचत का अनुपात हो गया, कितना 5:4। ठीक है, बात आप समझ गए। यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं था तो हमने एक नंबर मान लिया जो इन सबसे डिवाइड हो, यानी एलसीएम ले लिया हमने 12। तो हमने मान लिया हमारी आय 12 है, उसका हमें क्या है वेतन की कर जो है टैक्स जो है वो वेतन का 1/4, हमने 1/4 निकाला 3 आया, यानी टैक्स हमारा 3 है। फिर बचत वेतन की 1/3 है, तो बचत हमने क्या किया वेतन का 1/3 निकाला 4 आया, हमारी बचत हो गई, है ना। तो 12 हिस्सों में से 7 हिस्से चले गए, बचे हमारे पास 5, तो इसकी क्या हो गई व्यय हो गया, यानी खर्च हो गया। हमसे पूछा था व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय और बचत का अनुपात हो गया हमारे पास 5:4। ठीक है, तो ये आज हमारे पास कितने 93 क्वेश्चन हम लोग रेशियो में कर चुके हैं, और टाइप नंबर 17 है। जो अब हम क्या सीख रहे हैं आय और व्यय वाले, है ना। तो आज हमने एक क्वेश्चन देखा, आगे की क्लास में हम आगे के अगले क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो भाई क्लास को जो है वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे की क्लासेस आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सारे वीडियो आप देख लेना। पीछे के जब तक नहीं देखोगे आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।